Hello friends, welcome to my channel Commerce Swadi. Today we are going to start our chapter first of macroeconomics, that is introduction to macroeconomics. Macroeconomics के हमने सारे चैप्टर्स पहले पढ़ लिए थे, उन वीडियोस की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप देख लीजिएगा। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर मैक्रोइकोनॉमिक्स का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स. Now, what is meaning of macroeconomics? Macroeconomics is that branch of economics which studies economic issues at the aggregate level. मतलब मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है? वो ब्रांच होता है इकोनॉमिक्स की टू ब्रांचेस होती हैं. फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज मैक्रोइकोनॉमिक्स. तो मैक्रोइकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें हम सारे इकोनॉमिक इश्यूज को एग्रीगेट लेवल में पढ़ते हैं. एग्रीगेट लेवल मतलब सारे एक साथ करके ग्रुप में पढ़ते हैं. मतलब पूरे जैसे हम किसी भी यदि हम एक कंपनी का या एक फर्म के बारे में बात करेंगे या हम उसके इकोनॉमिक इश्यूज की बात करेंगे तो हम उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे. पर यदि हम पूरे कंट्री के फर्म्स की इकोनॉमिक कंडीशन के या इशू के बारे में बात करेंगे उसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो इट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल. ये इकोनॉमी को पूरी तरीके से एज अ होल पढ़ता है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि यदि हम किसी जैसे हम कहीं सर्वे करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एक फैमिली से या एक हाउस पे जाएंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे, फिर दूसरे हाउस में जाएंगे. तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल. और इंडिविजुअल के बाद हम क्या करेंगे, जो हमको सारी जानकारी मिल जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स. हम क्या करेंगे, फिर सारी इकोनॉमिक्स को सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्योंकि हम एग्रीगेट लेवल पे बात करेंगे, बड़े लेवल पे बात करेंगे तो वो मैक्रो कहला जाएगा. ठीक है. अब है इंटरडिपेंडेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं. कैसे? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. Microeconomics contributes to macroeconomics and macroeconomics contributes to microeconomics. The behavior of aggregate is in no way different from the behavior of an individual unit. Every individual unit forms part of aggregate. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी पहले दिया कि आप एक हाउस में गए या एक फैमिली में गए, उनकी इन्फॉर्मेशन लिया, फिर दूसरे में गए, ऐसे करके आपने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की. उसके बाद आप उसके बारे में एग्रीगेट लेवल पढ़ेंगे. तो जब तक आप किसी एक के बारे में नहीं जानकारी लेंगे या इन्फॉर्मेशन लेंगे तब तक आपको सबके बारे में कैसे पता चलेगा. तो आप पहले एक के पास जाएंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे. तो पहले आप माइक्रो लेवल पे उसे पढ़ेंगे. पहले आप एक के पास जाके पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, माइक्रो लेवल पे. फिर उसके बाद सारी इकट्ठा करके एक साथ आप मैक्रो लेवल पे सबके बारे में इकोनॉमी को आप होली पढ़ेंगे. मतलब पूरे तरीके से कैसे पढ़ेंगे, तो उसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट. यदि आप माइक्रो नहीं पढ़ेंगे तो मैक्रो कैसे समझ में आएगा आपको. तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं. देन गुड्स क्या होता है? इन इकोनॉमिक्स गुड्स आर आइटम्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी. गुड्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं और उन्हें यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं. यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर. मतलब किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके किसी भी कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिला है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. तो जिस कमोडिटी को वो कंज्यूम कर रहा है उसे क्या कहेंगे, हम गुड्स कहेंगे. अब हम आगे चलते हैं. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. अब हमने गुड्स को क्लासीफाई किया है. फर्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं हमारे? It refers to those goods which are directly used for satisfying human wants. They are not used for further production but for final consumption. वो आगे प्रोडक्शन के लिए नहीं जाते क्योंकि वो फुली प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं. मतलब उन्हें पूरे तरीके से बना दिया गया है, वो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी हैं अब. तो उन्हें भी क्लासीफाई किया गया है 4 ग्रुप्स में. फर्स्ट इज ड्यूरेबल गुड्स. ड्यूरेबल गुड्स में क्या आएगा? कार्स. ठीक है. फिर सेमी ड्यूरेबल गुड्स में क्या आएगा? क्लोथ्स. ठीक है. फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स में क्या आएगा? मिल्क या वेजिटेबल्स या डेयरी प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं हम. और सर्विसेज में क्या आएगा? डॉक्टर. और ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी? ये हो गई कंज्यूमर गुड्स. ये पूरी रेडी हैं पूरी तरीके से. कार्स ड्यूरेबल गुड्स बहुत लंबे समय तक चलती है, 5 साल 6 साल 7 साल. क्लोथ्स कुछ समय चलते हैं, 6 मंथ्स 1 ईयर. या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स मिल्क या वेजिटेबल्स जो कुछ समय में 1 दिन 2 दिन में खराब हो जाते हैं. और सर्विसेज जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे, तो वो सारी क्या कहलाएंगी? सर्विसेज कहलाएंगी. अब हम पढ़ते हैं कैपिटल गुड्स क्या होते हैं. कैपिटल गुड्स मतलब इट रिफर्स टू द फिक्स्ड असेट्स ऑफ प्रोड्यूसर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस
For example, plants and machineries. These goods are used for productive purpose for several years. ये जो goods होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर के पास होते हैं फिक्स्ड असेट्स के रूप में. ये प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरीज. दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस फॉर सेवरल ईयर्स. ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं. ठीक है. फिर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन सच गुड्स. दीज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली. ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं. कैसे? कार को हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, पर प्लांट और मशीनरी को हम डायरेक्टली यूज थोड़ा ना कर रहे हैं. वो तो प्रोड्यूसर यूज करके उससे जो गुड्स बना रहा है वो हम यूज कर रहे हैं, तो हम उसे इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं. हैंस दे हैव डिराइव्ड डिमांड. उनकी क्या होती है? डिराइव्ड डिमांड होती है. ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आर रेडी टू यूज. अब जो फाइनल गुड्स होते हैं वो रेडी होते हैं यूज के लिए. पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस उनकी कंप्लीट हो गई है, उन्हें हम कहेंगे फाइनल गुड्स. फर्स्ट इज फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स. फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? These are finally purchased by producers and are generally used as fixed assets in process of production. For example, tractors used by farmers. अब tractors जो है वो क्या आएंगे? फुल्ली प्रोड्यूस्ड हैं. वो ट्रैक्टर आप सीधे शोरूम से खरीदेंगे और उसे आप यूज़ करने के लिए ले जाएंगे, पर वो किसके द्वारा यूज़ किया जाएगा? प्रोड्यूसर्स के द्वारा. वो उसे यूज़ करेंगे आगे, और जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उसे हमें देंगे. ठीक है. तो ये प्रोड्यूसर्स के लिए फाइनल गुड है. और फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? द गुड्स विच आर फाइनली परचेज बाय कंज्यूमर फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स. जो कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, कार हमने परचेज की, कार परचेज बाय हाउस होल्ड. वो क्या करेंगे? हम डायरेक्टली यूज करेंगे उसे, तो वो क्या है? फाइनल कंज्यूमर गुड्स हैं. फिर इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच हैव नॉट येट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. वो गुड्स जिनकी पूरी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं. वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड टू सच गुड्स. दे आर नॉट येट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स. वो पूरी तरीके से उसमें वैल्यू एड नहीं की गई है, अभी भी कुछ वैल्यू एड करनी बची है, और वो रेडी टू यूज नहीं है फाइनल यूजर्स की तरह. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप. इन अदर वर्ड्स, इंटरमीडिएट गुड्स आर परचेज्ड वन फर्म फ्रॉम अनदर फर्म एज फर्स्ट रॉ मटेरियल बी इज गुड फॉर रीसेल. अब कैसे होता है ये इंटरमीडिएट गुड? जैसे कि रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल, किसी भी शॉप से हमने शुगर ली, मतलब किसी शुगर ली, और उसका हम क्या बना रहे हैं? मिठाई बना रहे हैं, स्वीट्स बना रहे हैं, और उसे बना के हम क्या बेच रहे हैं. तो वो क्या हो गया? हमने शुगर ली रॉ मटेरियल की तरह. वो फुल्ली प्रोड्यूस गुड नहीं था, उसमें अभी भी वैल्यू एड करना बचा था, उसमें हमने वैल्यू एड करी, उसके हमने मिठाइयाँ बनाई और फिर हमने बेचा. तो ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स. और फिर गुड्स फॉर रीसेल, मतलब मिल्क खरीदा गया, जैसे हमने यहाँ पे देखा, मिल्क खरीदा गया डेयरी शॉप के द्वारा. तो डेयरी शॉप खरीदेगा और फिर क्या करेगा? उसे आगे कंज्यूमर्स को बेचेगा. तो ये गुड्स फॉर रीसेल हो गया. ठीक है. ये हो गए इंटरमीडिएट गुड्स. अब हम देखेंगे 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं? फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर. दिस सेक्टर कंप्राइजेस कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Households are also the owners of factors of production. अब ये जो क्या करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? कंज्यूम करता है, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, वो कहलाता है हाउस होल्ड सेक्टर. इन्हें हम ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं. ठीक है. अब सेकंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर्स या फर्म. दिस सेक्टर कंप्राइजेस ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ फर्म्स इन द इकोनॉमी. जो कि हाउस होल्ड सेक्टर यूज कर रहा है जिन भी कमोडिटीज को या गुड्स एंड सर्विसेज को, उसे बना कौन रहा है? उसे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर सेक्टर या कि फर्म्स कर रहे हैं. ठीक है. तो फिर थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है? द सेक्टर कंप्राइजेस गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर. इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी की तरह एक्ट करती है, या फिर गवर्नमेंट भी प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करती है. कई गवर्नमेंट सेक्टर्स भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा. और गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों से टैक्स लेती है, फिर और उन्हें सब्सिडीज देती है. तो गवर्नमेंट भी एक सेक्टर है जो कि एक्सचेंज कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज का. फोर्थ इज फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहेंगे हम इसे. It includes the rest of the world, the export and import of goods and the flow of capital between the domestic economy and the rest of the world forms part of the foreign sector. Foreign sector में क्या आएगा? Import export.
एक हमारी कंट्री से हम किसी दूसरी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी से हम दूसरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जो भी डील्स कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, फॉरेन सेक्टर। जो कि हम फॉरेन से रिलेटेड जो भी हमारी इकोनॉमी रहेगी या जो भी हमारे लेन देन रहेगा उसे हम कहेंगे फॉरेन सेक्टर में आता है वो, ठीक है। फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? इट रिफर्स टू द अनब्रोकन सर्कुलरिटी ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, जो अनब्रोकन मतलब जो भी मनी फ्लो है वो रुकता नहीं है, या जो भी मनी फ्लो या रियल फ्लो होता है, जो भी फ्लो ऑफ मनी है या फ्लो ऑफ इनकम है वो रुकता नहीं, कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे रियल फ्लो है, इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। ये क्या है? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है। ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जब गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होती हैं उसे हम कहेंगे रियल फ्लो। इट रिफर्स टू फिजिकल फ्लो, इसमें फिजिकल फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू फर्म एंड रिसीव गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है? फैक्टर सर्विस देता है, मतलब फर्म्स में काम करने जाता है और वो क्या रिसीव करता है फर्म से? फर्म जो भी कमोडिटी बनाती है उससे वो जाके खरीदता है, ठीक है। फिर मनी फ्लो क्या होता है? इट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसमें ऊपर क्या हो रहा था, हम रियल फ्लो में क्या देखा था? गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, और मनी फ्लो में मनी का फ्लो होता है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। इसे हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउस होल्ड रिसीव्स फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स एंड गिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू फर्म। हाउस होल्ड क्या करेगा? जब उसने काम किया तो उसको क्या मिलेगी? उसके बदले पेमेंट मिलेगी, और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के बदले वो क्या देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, ठीक है। अब हम जैसे देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा अभी मनी फ्लो और रियल फ्लो। जैसे कि एक हाउस होल्ड है, ठीक है, हाउस होल्ड ने क्या, और यहाँ पे एक और हमारे पास फर्म है। अब यदि हम हाउस होल्ड यहाँ पे क्या करेगा? फैक्टर सर्विस देगा, मतलब फर्म में जाके काम करेगा और उसके बदले उसे क्या मिलेगा? उसे उसकी पेमेंट मिलेगी, जो भी वो काम कर रहा है उसके बदले, ठीक है। तो जो उसने सर्विस दी वो क्या हो गया? रियल फ्लो हो गया, और जो उसे पेमेंट मिली वो क्या हो गया? मनी फ्लो हो गया। अब फर्म से हाउस होल्ड को क्या मिलेगा? फर्म से हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे, उसके बदले हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा? वो उसे उसकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा, मतलब जो वो गुड्स खरीद रहा है या सर्विसेज खरीद रहा है उसके बदले वो उसे क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? ये मनी फ्लो हो गया, जो पेमेंट कर रहा है और जो गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है वो क्या हो गया? हमारा रियल फ्लो हो गया। तो रियल फ्लो में क्या होता है? सर्विसेज देना या और गुड्स एंड सर्विसेज लेना, ठीक है। और मनी फ्लो में क्या होता है? जो भी हमने काम किया फैक्टर पेमेंट लेना, और जो भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसे देना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब हमारा जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, मतलब जो भी हमारा कैपिटल है उसमें हम जो भी एडिशन कर रहे हैं, हमारे पास से अलग अलग फंड्स आ रहे हैं, तो उसे हम अपने काम में लगा रहे हैं, हम उसे कैपिटल की तरह यूज कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। इट इज क्लासिफाइड एज, ये क्लासिफाई किए गए दो तरीकों में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट refers to the total expenditure incurred on buying new assets and replacement of old assets। ये क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर हमने किया है बाइंग न्यू असेट्स, मतलब न्यू असेट्स को खरीदने में या ओल्ड असेट्स को रिप्लेस करने में एक अकाउंटिंग ईयर में। एक अकाउंटिंग ईयर हमारा क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस अकाउंटिंग ईयर में हमने जो भी टोटल एक्सपेंडिचर किया है नए असेट्स खरीदने में और रिप्लेस करने में ओल्ड असेट्स को, इसमें क्या होता है? डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाइंग न्यू असेट्स। इसमें हम वो एक्सपेंडिचर लिखते हैं जो कि हमने न्यू असेट्स को खरीदने में किया है, सिर्फ इसमें वो ही बस आएगा। इसमें वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूड रहेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब जो भी हमने हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल के आएगा उसे हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, स्टॉक और फ्लो। अब स्टॉक और फ्लो क्या होता है? स्टॉक मीन्स दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का मतलब होता है वो वेरिएबल जो कि मेजर किया जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। मतलब एक समय है कि उसी समय वो ऐसा, मतलब उसी समय वो इतनी क्वांटिटी में था। इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज अ
it is a static concept. For example, bank balance, population of a country, capital, wealth, etc. अब देखिए आपका बैंक बैलेंस है, वो आप जैसे आपने अभी गए, आपने चेक किया बैंक बैलेंस आपका कितना है, तो वो एक समय का है, एक टाइम का, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का, कि उस समय मेरे बैंक में इतने पैसे थे, तो वो उस समय का है, ठीक है। और पॉपुलेशन ऑफ कंट्री भी बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बर्थ डेथ होते रहते हैं, तो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री भी चेंज होती रहती है, कैपिटल भी चेंज होता रहता है, वेल्थ भी हमारी चेंज होती रहती है, या तो इंक्रीज होता रहेगा, या हम कोई खर्चा करेंगे तो डिक्रीज होता रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में कि इस समय हमारे पास कितने पैसे हैं या इस समय हमारे पास कितना सामान है, ठीक है, तो वो कहलाता है स्टॉक। और फ्लो क्या कहलाता है, फ्लो रिफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक समय के अंदर, इट इज time dimensional, it is measured per hour, per day, per week, per month or per year. It is a dynamic concept. For example, income, capital formation, expenditure of money, number of birth, etc. अब देखिए ये क्या होता है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं होता, एक कुछ समय का होता है, या तो वो एक घंटे का होगा, एक आवर का होगा, या एक डे का होगा, एक वीक का होगा, एक मंथ का होगा, या एक ईयर का होगा, ठीक है। ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि आपके पास आप कोई फर्म चलाते हैं, उस समय आप क्या देखेंगे, आपके गोडाउन में आप गए और आपने देखा कि मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है, मतलब मेरे पास इतना सामान पड़ा है, तो वो क्या हो गया, आपका स्टॉक हो गया, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में आपके पास इतना सामान पड़ा हुआ था, या 200 यूनिट्स पड़े थे, तो 200 यूनिट्स आपका स्टॉक हो गया, क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे था। अब क्या हुआ, आपने 1 मंथ पे 100 यूनिट्स खर्च कर दिए, एक दिन आ गए 10 आ गए, दूसरे दिन 25 आ गए, ऐसे करके आपने 1 मंथ में क्या कर दिया, उसे आपने 100 यूनिट्स खर्च कर दिया या फिर यूज कर लिया अपने फर्म में। तो वो क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम, 1 मंथ के समय में आपने 100 यूनिट्स को यूज किया है, तो वो क्या हो जाएगा, एक पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। वो एक समय का नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं, वो एक पीरियड ऑफ टाइम का, एक 1 मंथ का बता रहे हैं आप, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है स्टॉक और फ्लो में। अब यहाँ पे हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके आगे का चैप्टर मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ा दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इन्हें आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर उसकी पूरी वीडियो बना के दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।